नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो डील करते हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस से। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, जिसे अभी हाल फिलहाल में $3 बिलियन का बेल आउट दिया है आईएमएफ ने। देखिए, अभी जो इकोनॉमिक हालत है पाकिस्तान की काफ़ी ख़राब चल रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो जो पाकिस्तान है, इन्होंने सब्सिडीज और बाकी चीज़ों में पैसा बहुत सा वेस्ट किया। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो इंटरनेशनल लेवल है, यहाँ पर जो कमोडिटी प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, जिसके कारण आपकी जो पाकिस्तानी इकॉनमी है इसके ऊपर खासा इम्पैक्ट पड़ा। इसके साथ साथ अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पर फ्लड देखने को मिला था, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। ऑलमोस्ट 1700 से ज़्यादा लोग इसमें मरे थे। ऑल्दो पेंडेमिक के कारण एक्सपोर्ट कम हुए थे और इंपोर्ट वहीं के वहीं थे, तो इसकी वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व था वो भी डिक्लाइन हुआ। इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट जनरेट हुआ और यहां से क्रिएट हुई इनकी लिक्विडिटी की कंडीशन, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट क्रैश होने की कगार पे पहुंच गई थी। अब इनको बेल आउट करने के लिए आईएमएफ ने अभी एक स्पेशल पैकेज दिया है, तो आईएमएफ के बारे में भी जान लेते हैं। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में अंडर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अब इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी आपकी, दैट इज वर्ल्ड बैंक। अभी हाल फिलहाल में आईएमएफ के 190 देश मेंबर हैं और इसको काम ये दिया गया कि कैसे ये मॉनेटरी कॉपरेशन को एस्टैब्लिश करेगा ग्लोबली, इसके ऊपर ये फोकस करे। साथ के साथ किस तरह से इकोनॉमीज के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सके, इसके ऊपर ध्यान दे। कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को ये प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ये ध्यान दे। और जैसे मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा इनका, कैसे अलग अलग देशों में, जैसे खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सके। इन सभी चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान रहता है और ये हेल्प करती है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की एडवाइस देने में। मतलब कोई मान लीजिए इकोनॉमी से रिलेटेड रिफॉर्म के लिए उन्हें एडवाइस चाहिए तो वो दे सकते हैं ये, और इवन उनकी फाइनेंसिंग में भी। तो जैसे अभी पाकिस्तान और श्रीलंका को इन्होंने पैसे दिया है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये काम इनका है। यूजुअली इनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है, जैसे 0% से 1% 2% के आसपास। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जाना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडियन रशियन रिलेशन के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा अभी रिसेंटली यूएसए की विजिट से हम वापस आए हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में भी थोड़ा ब्यौरा देना था हमें रशिया को। साथ के साथ रशिया में अभी म्यूटनी हुई थी रेंगुलर कम्युनिटी के द्वारा, तो उसके बारे में भी हमें खोज खबर लेनी थी। और साथ के साथ यहाँ पर जैसे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में एससीओ की मीटिंग है, आपकी G20 की मीटिंग है, तो उसके भी कुछ मुद्दे डिस्कस करने थे। इस वजह से भारतीय प्रधानमंत्री ने रिसेंट टाइम में कॉल किया रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को। अब यहाँ आपको एक बात जो याद रखनी है, इस कॉल के दौरान हमने बात की है कि कैसे आने वाले समय में डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू हम यूक्रेन क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एम्फेसाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ आपके लिए 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये 8 मेंबर की एक बॉडी है, जिसमें आपका चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये सभी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। आने वाले समय में ये 9 कंट्रियों का समूह होने वाला है, क्योंकि ईरान आज ही के आर्टिकल में एक में गिवन है कि ईरान भी इसे इस साल ज्वाइन कर लेगा। पहले ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था, बट अब ईरान फुल फ्लेज मेंबर बनने वाला है इसका। देखिए, अगर बात की जाए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये आपकी एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका असर देखने को मिलता है आपको यूरेशियन पॉलिटिक्स के ऊपर। मतलब यहाँ पर इनकी जो मंशा है वो यूरेशियन एरिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने की है, जो कि इस एरिया में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करे। अब यहाँ आपको याद रखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन 2001 में हुआ था, बट ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसी समय बनी थी। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था शंघाई 5 के नाम से। अब शंघाई 5 जो थी 1996 में बनी थी आपकी, बट लेटर ऑन 2001 में उज्बेकिस्तान एंट्री मारता है और इसका नाम एससीओ रख दिया जाता है। उसके बाद ये 8 मेंबर की बॉडी बनती है, जिसमें जो 2 मेंबर है पाकिस्तान और इंडिया 2017 में इसमें ऐड हुए थे।
और आने वाले समय में ईरान और बेलारूस भी इसके मेंबर बनेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपस में कैसे हम स्ट्रेंथन कर सके ट्रस्ट को, नेबरहुड को कैसे हम स्ट्रांग कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस है। कैसे हम पॉलिटिकल, ट्रेड और इकोनॉमिक फ्रंट पे एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कोऑपरेट कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन्हीं सब सेगमेंट पे हमारा यहाँ पे फोकस रहता है। तो यहाँ आपको एससीओ के बारे में इतना ही जानना था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्रिक्स। देखिए, वैसे तो आपको पता होगा ब्रिक्स होते क्या हैं, बट यहाँ आप समझिए कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनेल। इन्होंने ये टर्म जो है, ये इकोनॉमिक पहली बार दिया था 2001 पे। अब यहाँ बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका। ये सभी आपकी इमर्जिंग इकॉनमी है जो उस समय बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो रही थी। अगर बात की जाए यहाँ पे, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 2006 में इन्होंने अपनी फॉर्मल मीटिंग स्टार्ट की थी और साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था 2010 में। अगर बात की जाए ब्रिक्स की, तो यहाँ पर रोटेशनल बेसिस पे चेयरमैनशिप आपके सभी कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड रहती है। इंडिया ने 2021 में इसे चेयर किया था। इससे एक आपका बैंक निकल के आता है, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसे डेवलप किया गया था 2014 में ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट, जो कि ब्राजील में थी उस साल। इसके साथ साथ यहां से कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी निकल के आता है, एक एग्रीमेंट, जहां पर यह कहा जाता है कि मान लीजिए किसी कंट्री के साथ शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई प्रेशर है, तो उसको लूजन अप करने के लिए यहां पर एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे। मतलब एक तरह से ब्रिक्स नेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यह आपका एक एग्रीमेंट डिजाइन किया गया था 2014 में। अभी हाल फिलहाल में इनका फोकस ये है कि कैसे ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, जो कि वेस्टर्न कंट्री डोमिनेटेड है, उसका एक अल्टरनेटिव कैसे क्रिएट कर सके, इनका फोकस उसके ऊपर भी है अभी हाल फिलहाल में। तो आने वाले समय में हो सकता है कि स्विफ्ट का आपको कोई अल्टरनेटिव यहां पर देखने को मिल जाए, क्योंकि रशिया के ऊपर जिस तरह से यूक्रेन वॉर के बाद से सैंक्शन लगे हैं, उसके बाद से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस आर्टिकल में आपको इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना था। G20 के बारे में भी यहां पर कहा गया है, बट आपसे मैं ये कहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि आप G20 के बारे में क्या कुछ जानते हैं। आइए अब आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अभी रिसेंटली इंडिया ने कहा कि भाई जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर रिफॉर्म आने चाहिए थे, बट यहां पर एक और अपॉर्चुनिटी हमारी वेस्ट हो चुकी है। मतलब एक और सेशन कंक्लूड हो चुका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो इस वजह से हमने ये चीज कहा है। अब थोड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में प्री पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं। ये वैसे तो आपकी 15 मेंबर बॉडी, जिसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब यहां आपको याद रखना है कि चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएसए, ये आपके परमानेंट मेंबर हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस की वजह से अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। एक तो इसकी वीटो पावर की वजह से, कहते हैं जी वीटो पावर जिनके पास है, सबसे ज्यादा दुनिया में परेशान यही देश करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, यूएसए ने क्या इराक पे हमला किया था? बिल्कुल किया था। क्या यूएसए ने अफगानिस्तान पे हमला किया था? बिल्कुल किया था। अब कोई डिसाइसिव कदम वहां पर उठाए? नहीं उठाए। अब सेम टाइम पे अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया के साथ भी तो यही देखने को मिलता है। क्रीमिया वाला एरिया उन्होंने एनेक्स किया, फिर अभी यूक्रेन के साथ वॉर छेड़ रखी है। सेम चाइना के साथ देख लीजिए, चाइना ने साउथ चाइना सी में किस तरह से घमासान मचा रखा है। तो यहां आपको समझना होगा कि जो वीटो पावर है वो इटसेल्फ इज अ मेजर कंसर्न फॉर मेनी कंट्रीज। क्योंकि भैया यहां पर आप देखेंगे, जैसे इजराइल के लिए कभी भी कोई इशू आता है सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, तो यूएसए उसे बैकआउट कर देता है, मतलब वीटो कर देता है। 42 टाइम यूएसए ने ऐसा किया है। सीरिया के मामले में रशिया और चाइना वीटो कर देता है। पाकिस्तान के मामले में चाइना वीटो कर देता है। इवन ताइवान के केस में चाइना वीटो कर देता है, उस चीज के अंदर रिफॉर्म नहीं आने देता है। तो यहां पर इस वीटो पावर की वजह से बहुत सी परेशानी होती है। और इवन ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का डिजाइन है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप फ्रांस को देखिए, यूएसए को देखिए, यूके को देखिए, रशिया को देखिए, यूएसए को देखिए, तो यहां पर तो आपको वेस्टर्न डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। चलो रशिया को निकाल भी दो, तो वेस्टर्न साइड का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। इवन अगर बात की जाए डेवलपिंग कंट्रीज की, तो चाइना के अलावा कोई यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज देखने को भी नहीं मिलती है। तो यहां पर उनके कंसर्न भी यहां पर एड्रेस नहीं किए गए। अगर एशिया की बात की जाए, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को होल्ड करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन यहां पे कम है एज कंपेयर टू यूरोप। यूरोप तो एक छोटा सा आपका कॉन्टिनेंट है जिसमें मुट्ठी भर लोग रहते हैं। उनकी कई कंट्रीज के बराबर तो हमारे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है।
तो यहाँ आपको समझना होगा कि भैया ये जो रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। और इसी को चेंज करने के लिए हमने काफ़ी बार दलील रखी है, अपील की है। अभी रिसेंटली हमारी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप है, इसके लिए यूके ने हमारे को बिड में सपोर्ट किया है। तो हाल फिलहाल में इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत को गुड फेथ में इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री, ताकि हमारे को चीज़ों को समझने में ईजी रहे। अब सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखना कि इंडस वाटर ट्रीटी आपकी वर्ल्ड बैंक ने करवाई है। ये इकलौती ऐसी ट्रीटी है जो इतने होस्टाइल इन्वायरमेंट में भी अभी तक चल रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर इस ट्रीटी के प्रावधानों की, तो आपको याद रखना है कि यहाँ दोनों कंट्रीज को कहा गया था कि आपको एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन को बनाना होगा, जो कि हर साल मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया था कि हर 5 साल में ये आपके कमीशन मिलके ग्राउंड लेवल पे रियलिटी को चेक करेगा। इस कमीशन में जो वाटर डिवीजन है वो किया गया था, जिसमें इंडस, आपका झेलम और चिनाब, ये 3 रिवर चलेगी पाकिस्तान के पास। मतलब इसका जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। हालांकि यहां पर यह कहा गया था कि भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इसके पानी को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज यहां पर आपको याद रखनी कि सतलुज, रावी और ब्यास, इन तीनों का जो वाटर है ये भारत के पास आया है। अब यहां एक बार इसके नक्शे को देख लेते हैं, जिससे हमारे को कुछ चीजें इजीली समझ में आएंगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, जब भी मैं आपको पूरा करवा दूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। जिससे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोआब क्या होता है। देखिए, आब का मतलब होता है पानी, यानी कि 2 वाटर बॉडी के बीच के एरिया को दोआब कहा जाता है। अब यहां आपको इंडस रिवर के दोआब्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपका सिंध दोआब है। इंडस को सिंध रिवर भी कहा जाता है, तो इस वजह से ये सिंध दोआब कहलाता है। फिर इंडस और झेलम के बीच में तो हमारे को पहला पता लग गया कि ये सिंध दोआब है। ऐसे ही एक दोआब एग्जिस्ट करता है झेलम और चिनाब के बीच में, जिसे जज दोआब कहा जाता है। ऐसे ही रावी और आपके चिनाब के बीच में रीचना दोआब है। फिर रावी और ब्यास के बीच में आपका बारी दोआब है। और लास्ट में आप याद रखना 20 दोआब, जो कि आपका सतलुज और ब्यास के बीच में है। अब देखिए, इसे याद रखना काफी इजी है। जैसे झेलम का जे दिख रहा है आपको, तो यहां पर ये जे आ गया। चिनाब का CH दिख रहा है, तो ये CH आ गया। ऐसे ही रेचना में R फॉर रावी, और यहां पर CH का मतलब क्या हो गया, आपका चिनाब रिवर। बारी में BA यानी ब्यास रिवर कह सकते हो आप, और RI यानी रावी रिवर। ऐसे 20 दोआब में आपको B से ब्यास रिवर याद रखनी है और S से सतलुज याद रखनी है। तो पेपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपका मैच द फॉलोइंग कभी गलत नहीं होगा यहां पे। अब ये जो हम कृष्ण गंगा और रेटले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो आपके 2 प्रोजेक्ट अभी न्यूज में रहे हैं, ये बेसिकली आपके चिनाब रिवर के ऊपर ही बन रहे हैं। इसके ऊपर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो किशन गंगा है ये आपकी बहुत ज़्यादा करीब है LOC के, एंड रेटले प्रोजेक्ट भी लगभग आपका उसी के आसपास देखने को मिल जाता है। अब हुआ ये कि हम जब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, तो उस समय पाकिस्तान ने बहुत हो हल्ला मचा दिया। हो हल्ला इन द सेंस कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये कहने लग गया कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है। अब 2015 की बात है कि यहां पर पाकिस्तान ने डिमांड की कि भाई एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। फिर 2016 में पाकिस्तान ने कहा कि भाई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम जाएंगे और आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अब यहां आपको समझना होगा कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई इंडस वाटर ट्रीटी में, इसके आर्टिकल 9 में, उसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले आप परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाइए। अगर आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप न्यूट्रल एक्सपर्ट पे जाएंगे। तो भारत ने 2015 में इस डिमांड को मना कर दिया था। फिर 2016 में जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गए, मतलब यहां पर आप देखिए कि पहले आपको परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाना था, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। अब अगर वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाना था। बट यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान ने बार बार नकारा है। अब ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक हमेशा से इस ट्रीटी के पक्ष में रहा है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है ये, जो कि इतने होस्टाइल इन्वायरमेंट में भी अभी तक चल रही है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएट किया और कहा कि भी ठीक है, हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की कमेटी को बनाते हैं और उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे काम करेंगे। अब देखिए, इसी बीच में अभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है आपका, इसने भी अपनी जजमेंट दी कि भाई आप पहले अपने सभी जो मीन्स हैं उनको एग्जॉस्ट करके ही यहां पर आइए। तो इसी वजह से अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई भारत के ऊपर उसे फेथ है कि वो अच्छी नीयत से इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा।
अगर बात की जाए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, इसे स्टैब्लिश किया गया था कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट 1899 में, जो कि हेग में हुई थी। अब इसके बाद इसको रिवाइज किया गया हेग पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1907 में। ये आपकी पहली परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दो कंट्रीज के बीच में मीडिएट करती है, आप कह सकते हैं आर्बिट्रेशन करती है। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। बेसिकली ये डील करता है आपके डिस्प्यूट जैसे किसी मेंबर स्टेट्स के बीच में हो, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पार्टीज के बीच में हो, टेरिटरी से रिलेटेड डिस्प्यूट या मरीन टाइम से रिलेटेड आपका कोई डिस्प्यूट हो, सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड कोई भी आपके डिस्प्यूट हो, ये सभी आपके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की पावर के अंडर आते हैं। इसकी रूलिंग वैसे तो बाइंडिंग नेचर की है, बट क्योंकि ये अपनी रूलिंग को इन्फोर्स नहीं करवा सकता, तो इस वजह से इसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये वैसे आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम जान लेते हैं। आने वाले दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के विजिट पे जाएंगे, और इस विजिट से पहले यहाँ पर हमारे जो अजीत डोवाल जी हैं, ये अपने काउंटर पार्ट से मिले फ्रांस के, जहां पर हमारा फोकस रहा कि हम कैसे को डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, को प्रोडक्शन की जगह। मतलब आने वाले जो हमारी मीटिंग है उसमें हमारा फोकस रहेगा कि आप भारत में आके प्रोडक्शन ना करें, बल्कि आप हमारे साथ मिलकर रिसर्च कंडक्ट करें, ताकि भारत में वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बनने लग जाए। इसके अलावा की एरियाज जो हमारे डिस्कशन के रहेंगे वो डिफेंस, एनर्जी सेक्टर, स्पेस सेक्टर और न्यू टेक्नोलॉजी रहेगा। अब न्यू टेक्नोलॉजी में चाहे एआई की बात करें या कोई और ऐप की नई टेक्नोलॉजी हो, उन सभी पे यहाँ पर बात होगी। साथ के साथ आने वाले समय में राफेल के मरीन वर्जन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि कैसे इसके रिगार्डिंग हम डील साइन कर सकें, जेट इंजन से रिलेटेड हम डील्स कैसे साइन कर सकें, और ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पर फोकस रहेगा कि इंडिया के अंदर आके आप प्रोड्यूस करें। अब भारतीय प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं फ्रांस, तो आपको याद रखना है नेशनल डे परेड है आपकी फ्रांस की, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर बने हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। इस आर्टिकल में आपको एक चीज याद रखनी है, क्लस्टर बॉम्ब होते क्या है। देखिए साइंस एंड टेक में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। या आप याद रखना एक थाड़ा के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस कंट्री को बिलोंग करती है। यहां आप याद रखना कि जैसे स्ट्राइकर, ब्रैडली, हुइट्जर, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट, ये आपके सभी न्यूज में थे, और ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। पेंटागन ने अपने जो आप ये कह सकते हैं भाई खातों में से ये जो आर्मर्स हैं, या आप ये कह सकते हो जो आपके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये दिए हैं यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन को अपनी वॉर में कुछ हेल्प मिल सके। अब यहाँ जो वर्ड यूज किया गया एक क्लस्टर बॉम्ब, इसको भी समझ लेते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, एक झुंड। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि बहुत सारे छोटे छोटे बम्स हमने एक साथ जोड़ दिए हैं, और इसे कहा जाता है क्लस्टर बम। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार आम नागरिक उस बम के आसपास से गुजर रहा होता है, और तब ये बम फट जाए बाद में, तो उसकी डेथ हो सकती है। तो सिविलियन के मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यूएसए ने कहा कि भाई हम यहाँ पर क्लस्टर म्यूटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम इसके डुड रेट को कम कर देंगे। अब ये डुड रेट क्या होता है, देखिए ये जो आप रैंडमनेस देख रहे हैं इसके फटने में, वो रैंडमनेस हम कम कर देंगे कि सभी जो आपके बम है एक साथ फट सके। तो इसके ऊपर एक कन्वेंशन है आपके यूएन का, दैट इज कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूटेशन, जिसे 2008 में आपका स्टार्ट किया गया था, और 8 में ही ये आपका इफेक्ट में भी आ गया था। इसमें प्रोहिबिट किया गया किसी भी तरह का यूज, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग इस तरह के क्लस्टर बॉम्ब्स की, और यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की गई इन क्लस्टर बॉम्ब्स के, और साथ के साथ असिस्ट करने की बात की गई है विक्टिम्स को, और कंटामिनेटेड एरियाज को क्लियर करने की बात की गई है। तो यहाँ आपको याद रखना है क्लस्टर बॉम्ब के बारे में, ब्रेडली के बारे में, स्ट्राइकर के बारे में, हुइट्जर के बारे में, एंड हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट के बारे में। ये सभी कहाँ से आ रहे हैं, आपके यूएसए से आ रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, यूक्रेन में। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान में इलेक्शन हुए, तो एक बार इसका मैप देख लेते हैं, न्यूज़ में था। तो देखिए उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में आ जाता है आपका कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान के पास ये जो एरिया आपको वाटर बॉडी देखने को मिल रही है, ये है एरल सी। उज्बेकिस्तान आपकी एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके साउथ में आ जाता है तुर्कमेनिस्तान। अगर बात की जाए इसके ईस्टर्न बॉर्डर की, तो यहाँ पर आप किर्गिस्तान देख सकते हैं, तजाकिस्तान देख सकते हैं, और नीचे की तरफ ये आपका अफगानिस्तान है। मतलब बहुत छोटा सा बॉर्डर ये अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है। अब यहाँ एक सवाल है आप सभी के लिए। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, रैट्स, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरा एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। यहां पर हम जानेंगे गैम्बिया के बारे में। गैम्बिया या गाम्बिया ये है क्या? ये एक देश है जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न एरिया में लोकेटेड है, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ये देश आपका ओपन होता है अटलांटिक ओशन में, और बाकी सभी डायरेक्शन से, यानी नॉर्थ, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से सेनेगल के द्वारा।
तो यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन जाननी थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि भाई इंडियन फार्मा के कई कंप्लेंट्स आई है ओवरसीज से, जिसके कारण अभी ये कहा जा रहा है कि भाई गाम्बिया ने कहा है कि आप प्री शिपमेंट से पहले इन सभी दवाइयों की टेस्ट कीजिए। अगर ये दवाइयाँ खरी उतरती हैं तभी इन दवाइयों को हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे। पूरा प्रॉपर इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, तभी इन दवाइयों को हम खरीदेंगे। अब इसके पीछे कारण क्या रहा है? देखिए, पिछले साल की बात है, एटलीस्ट 66 लोगों की, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई थी एक कफ सिरप के कारण, जो कि इंडियन मेड कंपनी का था और नोएडा में मैन्युफैक्चर हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पर प्रिकॉशनरी तौर पे ये स्टेप उठाया गया गाम्बिया के द्वारा। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नाटो के बारे में, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के थ्रू, जिसे अक्सर वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1949 में। उस समय कोल्ड वॉर इरा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में टसल स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए ये नाटो को बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फ्रीडम और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके सभी मेंबर्स कंट्री में, चाहे इसके लिए पॉलिटिकल मीन्स का इस्तेमाल करना हो, पीस की बात की जा रही है यहाँ पे, और चाहे मिलिट्री को यूज़ करना हो। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अभी इन टोटल 31 मेंबर हैं इसके, जिसमें लेटेस्ट एडिशन रहा है आपका फिनलैंड। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर स्वीडन भी इसका पार्ट बन गया, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए, तो इस वजह से अभी तक हम उसे इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। अब आर्टिकल 5 जो इस ट्रीटी का है वो डील करता है कैसे हम कलेक्टिव डिफेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं इन सभी कंट्रीज़ में। अब इसका जो आर्टिकल 5 है ये डील करता है कलेक्टिव डिफेंस से, जहां पर अगर आप किसी भी एक मेंबर स्टेट के ऊपर हमला करते हो तो मतलब यहां पर आपने इन सभी कंट्री से दुश्मनी मोल ले ली है और इसके लिए वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो यहां आपको इस आर्टिकल में इतना ही याद रखना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गुरंग हिल्स के बारे में, जो कि आपके लद्दाख के पेंगोंग लेक जो है और सांगुर जो गैप है इसके आसपास लोकेटेड है, कुछ इस एरिया में, यहाँ पर कहीं। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, ये बहुत ज़्यादा करीब है आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। भारत इसे एडमिनिस्टर करता है और ये पार्ट है आपके कैलाश रेंज का भी। बट अभी हाल फिलहाल में चाइना ने इस एरिया में कुछ टेंट गाड़ दिए हैं, मतलब 4 के आसपास टेंट इस बफर जोन में लगा दिए हैं चाइना ने, जिसकी वजह से ये आपका न्यूज़ में रहा है। तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस विजिट के बारे में कि इसके क्या आउटकम रहे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हम कोर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जेट इंजन भारत और फ्रांस एक साथ बनाएंगे। दूसरी चीज, ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे हम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स की। मल्टी रोल जो आपके हेलीकॉप्टर्स रहते हैं ये सभी डिजाइन और डेवलप किए जाएंगे हेल के द्वारा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। अगर न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो यहाँ पर स्मॉल एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं इसको बनाने में फ्रांस हमारी मदद करेगा। भविष्य में भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें फाइनलाइज हैं वो अगले साल तक हो जाएंगी। साथ के साथ हमने 26 रफेल मरीन वर्जन को भी इंडक्ट करने की सोची है भारतीय बेड़े में। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये रफेल वहाँ से फ्लाइट भरेंगे। आखिरी चीज़ जो यहाँ पर डील हुई है वो है स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक इंजन सबमरीन्स के बारे में। ऐसी 3 सबमरीन्स और बनाने की अभी बात हो रही है भारत के साथ फ्रांस की। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईस्ट एशिया समिट की, जिसके साइडलाइन में इंडिया और चाइना के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। भारत की तरफ से मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा चाइना को कि भी अगर आप भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले बॉर्डर इशू को निपटाना ज़रूरी है। अब देखिए ये हमारी तीसरी मीटिंग है लगभग 2-3 महीने के स्पैन में, तो लगभग सेम ही बात चल रही है यहाँ पे। हम सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं ईस्ट एशिया समिट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे रीजनल पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को हम इंक्रीज कर सकें। इस फोरम के 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, जैसे एजुकेशन, फाइनेंस, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड पेंडेमिक, एशियन कनेक्टिविटी, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी। अब इन 6 एरियाज़ को अगर आप देखते हैं तो मेजरली इनका जो मकसद है वो ये है कि कैसे आपस में कॉपरेशन हम इंक्रीज कर सके पॉलिटिकल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ के लेवल पे। इन टोटल यहाँ पर 18 कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक की। इस फोरम को स्टैब्लिश इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था, जिसमें से 10 आपकी आसियान की हैं
आपको आज के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। आसियान कंट्रीज के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूएसए भी इसका पार्ट है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अभी रिसेंटली यूके ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है। ये एक तरह का आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 11 नेशंस। पहले 12 हुआ करते थे, बट यूएसए इससे निकल गया। तो उसके बाद से यहाँ पर आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, चाइल, वियतनाम, जापान, मलेशिया, पेरू, सिंगापुर एंड कनाडा, इन्होंने मिलकर इसको आगे कंटिन्यू किया। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि 99% तक टैरिफ जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते थे उन्हें हटा दिया जाए। यहाँ पर एक स्पेशल फोकस किया गया लेबर प्रोटेक्शन के ऊपर, मतलब लेबर लॉज काफी स्ट्रिंजेंट किए गए हैं यहाँ पे, और साथ के साथ इन्वायरमेंटल अब्यूज को रोकने के लिए, यानी इन्वायरमेंट की ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबल है उसे कम करने की यहाँ पे फोकस किया जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है यूके को, तो यहाँ इनके लिए इंडो पैसिफिक के गेट खुल जाएंगे, पहली चीज। साथ के साथ जीरो टैरिफ पे भी चीज, कार, जिन, अल्कोहल ऐसी चीजों को बेच पाएंगे। इसके अलावा यूके के पास यहां पर वीटो रहेगा, और भविष्य में अगर चाइना इसको ज्वाइन करना चाहेगा भी तो भी यहां पर यूके इसको वीटो आउट करके चाइना को यहां से जुड़ने से रोक पाएगा। इंडिया ने इसे क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि यहां पर स्ट्रिंजेंट आपके लेबर लॉज थे, इन्वायरमेंटल लॉज थे, तो इस वजह से इंडिया ने इन कंसर्न के कारण इसे ज्वाइन नहीं किया। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जापान की। देखिए, यूएसए के बाद दूसरा क्वाड नेशन जापान बन गया है जिसने हमारे साथ चिपसेट के लिए एक एग्रीमेंट या एमओयू साइन किया है। अब यहां जापान का मकसद यह है कि चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को हम कम करें और एक मेंटेन कर सके रेजिलियंस ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर चिपसेट के। अब आप सभी को पता है कि ये जो चिपसेट्स हैं ये बहुत सी चीजों में यूज होते हैं, जैसे चाहे आप कार की बात करते हो, चाहे आप मोबाइल फोन की बात करते हो, या आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी की बात करते हो जैसे सैटेलाइट्स एंड ऑल, इन सब में ये इस्तेमाल होता है। और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी कभी शॉर्टेज ना हो। अभी रिसेंट टाइम में जब कोविड-19 के बाद से चाइना ने अपनी इकोनॉमी लगभग क्लोज कर दी थी, तो उसके बाद से काफी डिले देखने को मिला प्रोडक्शन लाइन में। तो इस वजह से वर्ल्ड अब शिफ्ट कर रहा है एक नई कंट्री की तरफ, और इंडिया एक वायबल ऑल्टरनेटिव यहां पर उन्हें दिख रहा है। अब यहां क्वाड के बारे में बात की गई है, तो क्वाड को भी जान लेते हैं। देखिए, क्वाड आपकी 4 देशों की ग्रुपिंग है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये 4 देश इसमें हैं। ये इंश्योर करना चाहते हैं और सपोर्ट करते हैं फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन को। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है क्वाड प्लस, जहां पर कुछ देश जो विलिंग है इस क्वाड को ज्वाइन करने के, उनके साथ कोलैबोरेट करने की बात की जाती है, जैसे साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है और वियतनाम है। इसमें ये जो आपका क्वाड ग्रुपिंग है 3 C's के ऊपर फोकस करता है। पहला, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के पार्टनरशिप के ऊपर, दूसरा क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप के ऊपर, और तीसरा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, चाहे यहां पर आप चिपसेट्स के बारे में बात कर रहे हो, या आप बात कर रहे हो एआई की या क्वांटम कंप्यूटिंग की, इन सभी के ऊपर ये वर्क करना चाहते हैं। अब एक सवाल है मेरा आप सभी से, क्वाड की फॉर्मेशन कब हुई थी, और ये क्वाड का जो आइडिया था किसने दिया था और कब दिया था? आज के कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर से लिखना। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन जानेंगे कच्छथीवू की, जो कि एक आइलैंड है, और ये आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां कहीं लोकेटेड है, पाक स्टेट में। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है, ये आइलैंड है, ये इंडिया ने ससीड कर दिया था श्रीलंका को 1974 में। अब इसकी वजह से जो यहाँ के ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, जो इस रामेश्वरम एरिया में रहते, कई बार इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, जहां पर श्रीलंकन पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इस वजह से तमिलनाडु के जो सीएम है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि श्रीलंका के विजिट से पहले प्रेसिडेंट इसके बारे में कुछ बात करे श्रीलंकन साइड से। तो यहां पर आपको इसकी लोकेशन के बारे में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया के एस्पिरेशन के बारे में। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम ग्रीन पावर में ट्रेड कर सके साउथ ईस्ट एशिया के साथ। अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं सिंगापुर और थाईलैंड से। अब इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारी वेरियस स्टेजेस पे बात चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में हम किन किन कंट्रीज के साथ ग्रीन एनर्जी में डील करते हैं, तो उसमें याद रखना नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। लगभग 4000 मेगावाट की एनर्जी हम इनके साथ ट्रेड करते हैं। यहां पर एक गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि ये जो ट्रेड की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की, इसमें हमारा फोकस रहेगा कि कैसे हम अंडरग्राउंड सी केबल्स को बिछा सकें और लैंड के थ्रू भी कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकें। यहां हमारा फोकस है कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ट्रेड कर सकें इन साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ। और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे G20 की आने वाली मीटिंग में भी,
जहां पर हमारा क्लीन एनर्जी के अंदर स्पेशल फोकस रहेगा सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में। अब यहाँ इस आर्टिकल में आपको एक बात और याद रखनी है, साउथ ईस्ट एशिया के अलावा हम वेस्ट एशिया पे भी फोकस कर रहे हैं, जहां पर हमारे मेजर अलाई रह सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट। इसके अलावा सऊदी और रशिया ने इस प्रपोजल को कहीं ना कहीं अपोज किया, ये भी आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कंबोडिया का मैप, क्योंकि यहाँ की रूलिंग पार्टी ने अभी बहुत बड़ी विक्ट्री को हासिल किया है अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शन में। तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है कंबोडिया, जो अपना बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ और वियतनाम के साथ, यानी कि TLV के साथ। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में खुलता है आपका एरिया, जो कि पार्ट है आपका साउथ चाइना सी का। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईरान की लोकेशन के बारे में, जहां पर हिजाब के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, यहां पर आप ईरान का एक बार मैप जान लीजिए, हमारे लिए मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान का। अगर नॉर्थ की बात की जाए तो आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलती है। पहली आप टर्की याद रखना, फिर अर्मेनिया, अजरबैजान और उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान। एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है नॉर्थ में, दैट इज कैस्पियन सी। अगर बात की जाए ईस्ट की तो यहाँ पर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान को याद रखना। साउथ में इसकी 2 वाटर बॉडीज पड़ती है, एक तो पर्शियन गल्फ और एक गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर आपको एक स्टेट देखने को मिलती है, स्टेट ऑफ हार्मोज भी, जो कि ईरान और ओमान के बीच में है। अगर वेस्ट साइड में बात की जाए तो ये लैंड बॉर्डर अपना शेयर करता है इराक के साथ। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन देखेंगे थाईलैंड की, क्योंकि यहां पर अभी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसकी वजह से जो उनके एक्स पीएम है वो वापसी कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। उन्होंने खुद के ऊपर एक एग्जाइल इंपोज किया हुआ था, अब कई सालों बाद वो वापस से पॉलिटिक्स में आने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर थाईलैंड किन किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आप याद रखना, मलेशिया यहां पर आपको देखने को मिलता है, फिर यहां पर आपको म्यांमार देखने को मिलता है। नॉर्थ में अगर बात की जाए तो लाओस आपको देखने को मिलता है, और वेस्ट में कंबोडिया। तो ये वो कंट्रीज हैं जो आपको थाईलैंड के आसपास देखने को मिलती है। वैसे थाईलैंड में यहां पर आपको याद रखना है इस्टोमस ऑफ कारा भी, जो कि अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को अलग करता है। तो यहां आपको इसके बारे में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नाइजर के बारे में। देखिए, नाइजर में अभी रिसेंटली सोल्जर्स ने म्यूटिनी कर दी है, जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा न्यूज़ में रहा है। तो जान लेते हैं इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। तो नॉर्थ में आपको याद रखना है लिबिया। फिर ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको चाड देखने को मिलता है, नाइजीरिया देखने को मिलता है, देन बेनिन, बुर्किना फासो, माली एंड अल्जीरिया। ये वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो नाइजर को सराउंड करती हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में इनके नाम जरूर से लिखना। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली जापान और भारत के बीच में कुछ समझौते साइन हुए, जिसमें सबसे पहला तो ये हुआ है कि अगर मान लीजिए कल को ताइवान स्ट्रेट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या LAC पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस समय भारत और जापान किस तरह से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि हम एक दूसरे के साथ पीस टाइम कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत से सेक्टर्स में भारत और जापान के बीच में बहुत अच्छा कॉपरेशन देखने को मिल रहा है, चाहे आप सिक्योरिटी स्फीयर की बात करें, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, बायलैटरल ट्रेड्स, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन और डिफेंस सेक्टर, इन सभी में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने मारुति सुजुकी मेट्रो रेल्स और हाई स्पीड रेल्स के लिए जापान को धन्यवाद किया, जो कि भारत को जापान की ही देन है। और भविष्य में ऐसी आशा जताई है कि भारत और जापान की जो ट्रेड्स हैं और ज़्यादा बेटर हो। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली 2 इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने विजिट किया है ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड को। अब इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी हम वेस्ट की तरफ जाते हैं इंडियन ओशन में, तो ये आपके कोकोस आइलैंड है। अब यहां आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि इसका बेनिफिट क्या है विजिट का। देखिए, ये जो एरिया है पूरा इंडियन ओशन का है। अब यहां अगर हमें सर्वेलेंस कंडक्ट करनी हो, जैसे यहां पर आपको मलक्का स्ट्रेट के बारे में पता होगा, यहां पर आपको सुंडा स्ट्रेट के बारे में पता होगा। अब ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड ट्रेड के प्राइम पॉइंट्स हैं। अगर ये रुक जाएं तो वर्ल्ड ट्रेड रुक सकती है। तो यहां पर सर्वेलेंस कंडक्ट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बेनिफिट तो ये है कि इससे एयर सर्वेलेंस हमारी थोड़ी और बेटर हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर अगर मान लीजिए हमारे जहाज उड़ के जाते भी हैं तो कई बार उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इन स्टेशन से हम रिफ्यूलिंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ टर्न अराउंड ऑपरेशंस में भी हमारे को थोड़ा बेटर फील होगा। यहाँ पे मतलब जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। अब यहां आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है। देखिए, गगनयान मिशन के लिए भी ये एरिया चूज किया गया है। यहां पर हमारा एक टेम्परेरी स्टेशन बनेगा, जो कि
सिग्नल्स वगैरह को ट्रेस करने में हेल्प करेगा गगनयान मिशन के दौरान। दूसरी बात, यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो बायोलेटरल ट्रेड्स हैं, रिलेशंस हैं, उनको एक बूस्ट मिलेगा और इंटर ऑपरेटेबिलिटी मिलिट्री की हमारी इंप्रूव होगी, इनहैंस होगी और मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज भी काफी इंप्रूव हो सकते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखना है, यहां पर एक आपका रनवे प्रपोज किया गया है, मतलब जो अभी जो यहां पर रनवे देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा ताकि बड़े जहाज भी यहां पर उतर सके। अभी जो जहाज उतरते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं है, तो भविष्य में इससे इंडिया को थोड़ी हेल्प मिल सकती है चाइना को इस एरिया में कंटेन करने में, चाइना का जो दबदबा है इस एरिया में वो कम करने में, और कहीं ना कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के भी टाई इससे काफी इंप्रूव होंगे। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।